नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगान सेना की मदद में उतरा अमेरिका। हवाई हमले में 5 आतंकी ढेर, कहा हमले जारी रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन ने पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट पर रोका काम, पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीनी सीमा पर आईटीबीपी के साथ गश्त करेंगे पुलिस के जवान और इसीलिए उठाया गया ये बड़ा कदम। चौथी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में जिक्र होगा कि भारत हुआ दुनिया के टॉप 10 कृषि निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल। चावल निर्यात में थाईलैंड को छोड़ दिया पीछे। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो भीड़ भाड़ अनावश्यक यात्रा से बचें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अफगान सेना की मदद में उतरा अमेरिका, हवाई हमले में 5 आतंकी ढेर, कहा हमले जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के बाहरी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसे में अमेरिकी सेना एक बार फिर अफगान सेना की मदद में आगे आई है। अफगान सैनिकों की उसने तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के हमले में तालिबान के 5 आतंकी ढेर हो गए हैं। पेंटागन ने इन हवाई हमलों की पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि पिछले कई दिनों में हमने अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों का समर्थन करने के लिए हवाई हमलों के माध्यम से कार्रवाई की है। हालांकि उन्होंने इस हमले के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। उन्होंने कहा, लेकिन जैसा कि अमेरिकी रक्षा सचिव ने बुधवार को कहा था कि हम एनडीएसएफ के समर्थन में हवाई हमले करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जनरल मैकेंजी के पास वे अधिकार हैं। उधर स्थानीय मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना के हवाई हमले में कम से कम 5 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार पिछले 3 दिनों में अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। कई ट्वीट में अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया है कि तालिबान को निशाना बनाने वाले हवाई हमले अमेरिकी सैनिकों द्वारा किए गए हैं। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने कहा है कि तालिबान खुद को इस तरह से पेश कर रहा है कि अफगानिस्तान में उसका जीतना तय है, मगर इस लड़ाई का अंतिम भविष्य क्या होगा अभी इसे लिखा जाना बाकी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि तालिबान ने देश के कुल 419 जिलों में से आधे करीब 210 जिलों पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने कहा कि तालिबान का कई हिस्सों में अफगान सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान के नियंत्रण की लड़ाई में रणनीतिक गति हासिल करता दिख रहा है। पेंटागन में कहा कि अफगानिस्तान की सुरक्षा अफगानिस्तान सरकार और अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व की परीक्षा होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने पाक में चल रहे कई प्रोजेक्ट पर रोका काम, पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए बीते दिनों बस में हुए बम धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत से चीन ने काफी गुस्से में है। चीन ने पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे पाकिस्तानी कर्मचारियों को भी निकाल दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक अपने 9 इंजीनियरों की मौत के बाद चीन ने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर काम को लेकर गठित उच्च स्तरीय समितियों की बैठकों को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा अरबों डॉलर की लागत से बन रहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी फिलहाल खटाई में पड़ता दिख रहा है। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी पाकिस्तान को फंड देता है, लेकिन इसके बावजूद हमले में उसके इंजीनियरों की मौत से वो बौखला गया है। बता दें कि बीते सप्ताह चीन के नेतृत्व वाले दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे उसके 9 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ये इंजीनियर बस में बैठकर साइट पर आ रहे थे। उसी दौरान जोरदार धमाके हुआ और बस नहर में जा गिरी। पाकिस्तान ने पहले इसे हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में चीन ने साफ किया कि ये कोई हादसा नहीं था, आतंकी हमला था। आतंकवाद के मामलों के जानकार फखर काका खेल ने कहा, निश्चित तौर पर यह धमाका इसलिए किया गया चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा मेगा प्रोजेक्ट को बाधित किया जा सके। फखर काका खेल ने आगे कहा कि अब तक बलूचिस्तान के बाहरी इलाकों में प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ऐसी किसी घटना में चीन के लोगों को नुकसान पहुंचा है। यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन सीमा पर आईटीबीपी के साथ गश्त करेंगे पुलिस के जवान, इसलिए उठाया गया कदम। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में सीमा पर चीन की सक्रियता सामने आने के बाद पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि सीमा पर आईटीबीपी के साथ पुलिस के जवान भी गश्त करेंगे। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने साफ किया कि सीमा पर वन्य जीव, ड्रग और मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले दिनों चमोली जिले के मलारी घाटी में बाड़ाहोती के पास चीनी सैनिकों की सक्रियता की बात सामने आई है। हालांकि शासन और स्थानीय प्रशासन ने इससे इनकार किया। गुरुवार को देहरादून में पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक ने सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा एवं समन्वय के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली लीड इंटेलिजेंस एजेंसियों की बैठक में सीमांत जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल किए जाए। इसके अलावा सीमांत जिलों के पुलिस अधीक्षक भी अपने जिलों में सीमांत जिलों के थानाध्यक्ष, आईटीबीपी व एसएसबी के कमांडेंट तथा अपनी कंपनी
कमांडर स्तर के अधिकारियों के साथ मासिक बैठक करे। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक वी मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल, महानिरीक्षक एसएसबी संजय सिंह, उप महानिरीक्षक आईटीबीपी अपर्णा कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे व पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत हुआ दुनिया के टॉप 10 कृषि निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल। चावल निर्यात में थाईलैंड को छोड़ा पीछे। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक कृषि व्यापार में रुझान पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक चावल, कपास, सोयाबीन और मांस के निर्यात में एक बड़ी वृद्धि के साथ भारत 2019 में दुनिया के टॉप 10 कृषि उत्पाद निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत और भारतीय किसानों के लिए यह एक अच्छी खबर है। 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत ने 3.1% हिस्सेदारी के साथ 9वां स्थान हासिल किया है। इससे पहले इस स्थान पर न्यूजीलैंड था। इसी प्रकार मैक्सिको ने वैश्विक कृषि निर्यात में 3.4% हिस्सेदारी के साथ 7वां स्थान हासिल किया है, जिस पर पहले मलेशिया था। 1995 में 22.2% हिस्सेदारी के साथ टॉप 10 देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका था। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने 16.1% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है। 2019 में अमेरिका की हिस्सेदारी घटकर 13.8% रह गई। ब्राजील ने तीसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 1995 में इसकी हिस्सेदारी 4.8% थी, जो 2019 में बढ़कर 7.8% हो गई। चौथे स्थान पर चीन है, जिसकी हिस्सेदारी 5.4% है। 1995 में चीन 4% हिस्सेदारी के साथ 6वें स्थान पर था। 1995 में शीर्ष चावल निर्यातकों में थाईलैंड, भारत और अमेरिका शामिल थे। 2019 में भारत ने थाईलैंड को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं वियतनाम ने अमेरिका को पीछे कर तीसरे स्थान पर कब्जा किया है। 1995 और 2019 दोनों रिपोर्ट में कुल निर्यात में टॉप 10 निर्यातक देशों की हिस्सेदारी 96% से अधिक है। भारत 2019 में तीसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और चौथा सबसे बड़ा आयातक रहा। 1995 में भारत टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल नहीं था। सबसे ज्यादा व्यापार वाले कृषि उत्पाद सोयाबीन में भारत की हिस्सेदारी बहुत मामूली है और यह दुनिया में 9वें स्थान पर है। मांस श्रेणी में भारत 4% हिस्सेदारी के साथ दुनिया में 8वें स्थान पर है। 1995 में भारत 7वां सबसे बड़ा गेहूं और मलमल निर्यातक देश था, लेकिन 2019 में यह टॉप 10 लिस्ट में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप गुलेरिया बोले, अगर कोरोना की तीसरी लहर को रोकना है तो भीड़भाड़ अनावश्यक यात्रा से बचे। जी हां दोस्तों, दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस को लेकर कहा है कि अभी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये वायरस किस तरह का व्यवहार करेगा, किंतु आने वाले महीनों में उतनी तेजी में ये म्यूटेट नहीं होगा। वहीं सीरो सर्वे के मुताबिक आबादी में इम्यूनिटी की पर्याप्त मात्रा है। उन्होंने कहा, यदि आगामी कुछ महीनों तक जब तक कि हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण नहीं हो जाता, हमें भीड़भाड़ अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और कोविड उपयुक्त व्यवहार बनाए रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यदि हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकते हैं। वहीं बच्चों के टीकाकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि देश में बच्चों के लिए सितंबर तक वैक्सीन मुहैया हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट अस्पतालों के पास 2.75 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन डोज अभी भी मौजूद हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक सभी स्रोतों के माध्यम से 43.87 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 71,40,000 वैक्सीन की खुराक अभी भी पाइपलाइन में मौजूद है। वेस्टेज के साथ कुल वैक्सीन की खपत 41,12,30,353 डोज है। सभी को टीका लगाने के लिए कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में हो रही भारी बरसात ने राज्य में तबाही मचा दिया है। वहीं दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में मौसम उमस भरा रहा, लेकिन अब उत्तरी राज्यों को जल्दी ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत के अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र पहले ही बन चुका है और सिस्टम के मध्य भागों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है और यह पूर्वी राजस्थान तक आ सकता है, जबकि मौसमी सिस्टम कमजोर होंगे। हालांकि पाकिस्तान पर बनने वाले चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में बढ़ने की उम्मीद है, जो इस सिस्टम की सहायता करेगा और इसके कारण क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 25 जुलाई के आसपास बारिश होने के आसार हैं। एक अन्य सिस्टम भी इस महीने के अंत तक इस क्षेत्र में बारिश जारी रखने में मदद कर सकता है। बारिश
पूरे क्षेत्र में एक न होकर बारी बारी से होगी। गर्मी में कमी के मामले में मौसम में पहले ही सुधार हो चुका है और इस आने वाले समय में मौसम खुशनुमा हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन के लिए फाइजर से केंद्र की बातचीत जारी। अगस्त से दिसंबर तक मौजूद होंगे 135 करोड़ डोज। स्वास्थ्य मंत्री, जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए वैश्विक दवा कंपनी फाइजर से केंद्र सरकार के एक विशेषज्ञ समूह की बातचीत चल रही है। लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री कई बार टीकाकरण कार्यक्रम का राजनीतिकरण न करने की बात कह चुके हैं। हमारा मकसद देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण करना है। यह समय राजनीति करने का नहीं है। भारत सरकार का एक विशेषज्ञ समूह अभी भी फाइजर के साथ कोविड वैक्सीन को लेकर बातचीत कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संसद को बताया कि कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण कार्यक्रम पर अब तक 9,725.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर अब तक कुल 9,725.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें टीकों की खरीद और टीकाकरण के लिए परिचालन लागत शामिल है। कोरोना वैक्सीन की कुल 135 करोड़ खुराक अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच उपलब्ध होने की उम्मीद है। डॉक्टर पवार ने बताया कि कोविड-19 टीकों के घरेलू निर्माताओं को अग्रिम भुगतान कर दिया गया है ताकि वैक्सीन की खरीद में कोई देरी न हो। उन्होंने आगे कहा, घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के साथ खरीद समझौते करने में कोई देरी नहीं हुई है। निर्माताओं को उनके साथ दिए गए आपूर्ति आदेशों के लिए अग्रिम भुगतान भी किया गया है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के सीईओ डॉक्टर अल्बर्ट बोरला ने भी बीते जून में कहा था कि कंपनी कोविड-19 टीकों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ समझौते के आखिरी चरणों में है। इसके साथ ही साथ उन्होंने टिप्पणी की थी कि भारत में घरेलू स्तर पर विनिर्मित टीके ही भारतीयों के टीकाकरण अभियान का मुख्य स्तंभ होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टोक्यो ओलंपिक शुरू होते ही पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी खिलाड़ियों को बधाई। खेल मंत्री दिखे जोश में। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण एक साल के लंबे इंतजार के बाद द नेशनल स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक का आगाज हुआ। इस दौरान टोक्यो में जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारत की तरफ से इसमें सिर्फ 18 खिलाड़ी ही मौजूद रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होते ही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पीएम ने ओलंपिक कार्यक्रम को लाइव देखा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उद्घाटन समारोह को देखा। अनुराग ठाकुर ने उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह देखा। उन्होंने भी ओलंपिक पहुंचे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जब सारे खिलाड़ी लौटकर वापस भारत आएंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से उन सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। राष्ट्रों के परेड में भारत ने 21वें नंबर पर एंट्री की। इस दौरान 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने नेशनल स्टेडियम में भारतीय दल की अगुवाई की। नेशनल स्टेडियम में सबसे पहले ग्रीक ओलंपिक दल ने मोर्चा का नेतृत्व किया। आइसलैंड और आयरलैंड आने वाले अगले 2 देश हैं। वहीं भारत का नंबर 21वां नंबर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीआरडीओ ने आकाश एनजी का किया सफल परीक्षण। खासियत जान दुश्मनों के उड़ेंगे होश। जी हां दोस्तों, भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने शुक्रवार दोपहर 11:45 पर बालासोर में ओडिशा के तट पर आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश एनजी यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। आकाश एनजी वायु रक्षा प्रणाली की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली का पिछले 2 दिनों में यह दूसरा परीक्षण है। आकाश एनजी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। आकाश एनजी मिसाइल को बनाने की अनुमति साल 2016 में मिली थी। इस मिसाइल में ड्यूअल प्लस सॉलिड रॉकेट मोटर है जो इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टीफंक्शन रडार लगा है जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। 25 जनवरी को डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल की लॉन्चिंग ओडिशा के चांदीपुर तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट की तरफ लॉन्च किया गया था जिसको इसने सटीकता से भेद किया। आकाश एनजी मिसाइल का कुल वजन 720 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 19 फीट और व्यास 1.16 फीट है। यह अपने साथ 60 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है। फिलहाल भारत में इसके 3 वेरिएंट मौजूद है। पहला आकाश एमके, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश एनजी, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश एनजी मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी गति है। ये दुश्मन को बचने का मौका नहीं देता। इसकी गति 3.5 मैक यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सेकंड में 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया में डेल्टा और गामा वेरिएंट का कहर। कुल 5.68 लाख नए मामले सामने आए। 8,899 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 5,68,000 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में 8,899 संक्रमितों की इससे मौत हुई और 3,88,000 मरीज इससे ठीक हुए। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना के कुल केस 19.33 करोड़ हो गए हैं। इससे कुल 41.50 लाख लोगों की जान गई।
और कुल 17.57 करोड़ लोगों ने इसे मात दी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। 24 घंटे में यहाँ 61,651 नए मामले सामने आए हैं। अब यहाँ कोरोना वायरस के कुल मामले 3,52,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन में कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौतों में ब्राजील और इंडोनेशिया सबसे आगे रहे। उधर रूस में गामा वेरिएंट के नए मामले सामने आए, इससे रूस सरकार की चिंता बढ़ गई है। यह वेरिएंट सबसे पहले ब्राजील में चिन्हित किया गया था। रूस में जुलाई की शुरुआत से ही कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। अब यहाँ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4.75 लाख हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। अमेरिका में कोरोना के 61,651 नए मामले सामने आए हैं। 356 कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। अमेरिका में 7 दिन में 2.78 लाख मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहाँ कुल मौतों का आंकड़ा 6.26 लाख पहुंच गए हैं। अमेरिका में एक्टिव केस की 51.09 लाख के पार हो गई है। यहाँ के चिकित्सकों के मुताबिक लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी के चलते कोरोना के नए मामले 2 हफ्ते में 3 गुना बढ़े हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की नाक के ठीक नीचे स्थायी तौर पर जहाज तैनात करेगा ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन का विमानवाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उसके सहयोगी जहाज सितंबर में जापान पहुंच रहे हैं। जापान के टोक्यो में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि उसके 2 पोत स्थायी तौर पर एशिया में तैनात रहेंगे। टोक्यो और लंदन के बीच मजबूत होकर रणनीतिक संबंधों के बीच यह ऐलान हुआ है। हाल ही में जापान ने चीन के अपनी सीमाओं के प्रसार के मंसूबों को लेकर चिंता जताई थी। इसमें ताइवान को लेकर चीन के इरादों की ओर भी इशारा किया गया था। जहाजों की स्थायी तैनाती। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन बॉलेस ने टोक्यो में अपने समक्ष नोबुओ किशी से मुलाकात की। बॉलेस के जापान दौरे को ब्रिटेन की एशिया में बढ़ती गतिविधियों का ही एक संकेत माना जा रहा है। मुलाकात के बाद जारी एक साझा बयान में दोनों नेताओं ने कहा, जहाजी बेड़े की पहली तैनाती के बाद साल के आखिर में ब्रिटेन 2 जहाजों को इस इलाके के स्थायी रूप से तैनात करेगा। किशी ने बताया कि सितंबर में जापान पहुंचने के बाद क्वीन एलिजाबेथ जहाज और उसके साथ आए सहयोगी पोत अलग अलग बंदरगाहों पर रहेंगे। बेड़े का एक हिस्सा अमेरिकी बेड़े के साथ रहेगा, जबकि दूसरा जापानी नौसेना के साथ। जापान और अमेरिका पुराने सैन्य सहयोगी हैं। जापान में ही अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक ठिकाना है, जहां युद्धपोत, विमान और हजारों सैनिक तैनात हैं। F-35B विमानों से लैस ब्रिटिश जहाज अपने पहले सफर पर योकोसुका स्थित सैन्य अड्डे पर रहेगा। टोक्यो के नजदीक स्थित इस शहर में जापान के जहाजी बेड़े के अलावा अमेरिका का विदेश में मोर्चे पर तैनात एकमात्र विमानवाहक पोत USS रोनाल्ड रीगन भी है। टोक्यो में ब्रिटिश दूतावास ने एक बयान में बताया कि ब्रिटेन के युद्धपोत स्थायी बेस नहीं बनाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ पोत के साथ अमेरिका और नीदरलैंड से 2 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रैगेट और 2 सहायक नौकाएं व पोत भी होंगे। यह बेड़ा भारत, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में रुकता हुआ दक्षिणी चीन सागर होते हुए जापान पहुंचेगा। दक्षिणी चीन सागर के कुछ हिस्सों को चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देश अपना अपना बताते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर तनाव के बीच टली भारत चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता, ये है वजह। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्रों में तनाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य वार्ता होने के बावजूद अब तक किसी तरह का कोई हल नहीं निकला है। इसी बीच दोनों देशों के बीच 26 जुलाई को होने वाली भारत चीन की 12वें दौर की सैन्य वार्ता टल गई है। भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से सैन्य वार्ता के लिए 26 जुलाई का सुझाव दिया गया था, लेकिन भारत ने इस पर इनकार कर दिया है। भारत की ओर से कहा गया है कि वह 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाएगी। ऐसे में सैन्य वार्ता नहीं हो सकती, इसलिए नई तारीख पर कहा होगा। सूत्रों का कहना है कि भारतीय और चीनी पक्ष सैन्य कमांडरों की बैठक के अगले दौर में लेपसांग के मैदानों, गोगरा और गर्म झरनों में मौजूदा घर्षण बिंदुओं से मुक्ति पर चर्चा कर सकते हैं। मई 2020 में चीनी सैनिकों द्वारा पूर्वी लद्दाख में LAC के अतिक्रमण के बाद भारत चीन सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर वार्ता कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बहुत ही खुले माहौल में बातचीत हुई। सितंबर 2020 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक में बनी सहमति के आधार पर आगे भी बातचीत को जारी रखा जाएगा, ताकि सैन्य विवाद का शीघ्रता से हल निकाला जा सके। तत्कालिक तौर पर दोनों पक्ष इस बात के लिए भी सहमत है कि LAC पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी और किसी तरह की अप्रिय घटना को नहीं होने दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुश्मन चीन पर नजर, बंगाल की खाड़ी में मित्र ब्रिटेन के साथ युद्धाभ्यास कर रहा भारत। जी हां दोस्तों, चीन के खिलाफ मित्र देशों के गठजोड़ के मकसद से इंग्लैंड का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन दिनों बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के साथ 3 दिवसीय युद्धाभ्यास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में इंग्लैंड के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कुल 10 युद्धपोत, 2 पनडुब्बी, 20 लड़ाकू विमान और करीब 4000 नौसैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के इस युद्धाभ्यास को लेकर दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि इस तरह की कोशिश हमारे मित्र देशों को ठोस सुरक्षा प्रदान करती है और वैश्विक सुरक्षा को कमजोर करने वालों को एक मजबूत अवरोध प्रदान करता है। हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और साझा खतरों से निपटने के लिए ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनाती की गई है। साथ ही भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों के साथ इंग्लैंड का एंगेजमेंट बढ़ रहा है। इससे UK के लिए व्यापारिक अवसरों को भी खोजा जा सकता है।
जानकारी के मुताबिक 3 दिवसीय इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में भारत और इंग्लैंड की नौसेनाएं मल्टीशिप, समुद्री, हवाई और सब सरफेस यानी समंदर के नीचे मैरीटाइम ड्रिल में हिस्सा लेंगी। इस तरह की एक्सरसाइज में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग बढ़ाने में मदद करती है। खास बात यह है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत अगले महीने इंग्लैंड के समंदर में रॉयल नेवी के साथ युद्धाभ्यास करेगा। आपको बता दें कि इंग्लैंड का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहली बार 26,000 नॉटिकल मील की यात्रा पर निकला है। इस दौरान भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के करीब 40 देशों की नौसेनाओं के साथ ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप युद्धाभ्यास करेगा। भारतीय नौसेना के साथ 3 दिवसीय युद्धाभ्यास उसी का हिस्सा है। इंग्लैंड के चीफ ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशंस वाइस एडमिरल सर बेनकी ने बयान में कहा कि यूके और भारत प्रमुख रक्षा साझेदार हैं और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती ग्लोबल ब्रिटेन का एक प्रतीक है, जो भारत इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरों का सामना करता है। इंग्लैंड के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 6 युद्धपोत, एक पनडुब्बी शामिल हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में अमेरिका का एक डेस्ट्रॉयर और नीदरलैंड का फ्रिगेट भी शामिल है। साथ ही इस ग्रुप के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35B लाइटनिंग भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 6 फीट लंबा 17 किलोग्राम वजनी बॉर्डर पर जवानों ने AK-47 से मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, 5 किलोग्राम IED बरामद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां अखनूर में सेना ने एक विशाल पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के साथ पुलिस ने 5 किलो IED भी बरामद किया है। इस ड्रोन का आकार काफी बड़ा है और इसका व्यास 6 फीट है। ड्रोन का वजन 17 किलो है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये ड्रोन चीन में बना है और इसके कुछ पार्ट ताइवान में बने हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने से ड्रोन से जुड़ी गतिविधियां तेज हुई है। जम्मू में 27 जून को भारतीय वायुसेना स्टेशन पर विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हैरानी की बात यह है कि यह ड्रोन भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था। तब सुरक्षा एजेंसियों को इस ड्रोन की मौजूदगी का पता चला। इस ड्रोन को गिराने के लिए सेना ने AK-47 का इस्तेमाल किया, तब इस ड्रोन को गिराया जा सका। इस ड्रोन से 5 किलोग्राम IED भी बरामद हुआ है। इस विस्फोटक को असेंबल किया जाना था। अगर ये विस्फोटक देश के दुश्मनों के हाथ लग जाता तो इसका इस्तेमाल आतंकियों द्वारा किया जाता। अब सुरक्षा एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या लश्कर देश में आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान से विस्फोटक मंगाने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली NCR में आज फिर गरजेंगे मेघ, तो इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यहाँ जाने अपने यहाँ मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली NCR इस हफ्ते जमकर बारिश हुई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से यहां बारिश की रफ्तार में थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आज यहां फिर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद शनिवार और रविवार को इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, लेकिन सोमवार से फिर से दिल्ली NCR में भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान यहाँ गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई से बारिश की तेज होने की संभावना है। पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा में भी आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही अगले कुछ घंटों में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के आसपास के हिस्सों, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक कर्नाटक, केरल, असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी आएगी। आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश हो सकती है। वहीं 24 जुलाई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में तो 25 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के लगातार हालात बने हुए हैं। किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF की टीम मुस्तैद है। NDRF DG SN प्रधान के मुताबिक 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 119 टीम तैनात की है। अभी 12 बटालियन पूरी तरह कार्यरत है। 4 नए बटालियन के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। 3 राज्यों में मानसून का हाल देखते हुए NDRF को उत्तर प्रदेश में 9 टीम, पश्चिम बंगाल में 10 टीम और गुजरात में 9 टीमों को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आदेश पर भेजा गया है। बिहार के कुछ जिलों में मानसून का हाल बेहाल होते हुए देख 13 NDRF की टीमें पहुंच चुकी हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी सेना के सरेंडर की फोटो देख अफगानिस्तान पर भड़का पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच गुरुवार को भी वाकयुद्ध जारी रहा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि काबुल रोज बरोज अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मूर्खतापूर्ण बयानों से शर्मिंदा हो रहा है। इससे द्विपक्षीय संबंध खराब हो रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को उकसाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। अशरफ गनी ने कहा था कि पिछले महीने 10,000 जिहादी लड़ाके पाकिस्तान के अफगानिस्तान में एंट्री किए हैं, जबकि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार तालिबान को चल रही शांति वार्ता में गंभीरता से बातचीत करने के लिए मनाने में विफल रही है। इस पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान उखड़ गए और कहा कि अफगानिस्तान में अशांति का सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अब अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के तंज पर पाकिस्तान तमतमा गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ ने गुरुवार को कहा कि इस्लामाबाद अफगान शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अफगानिस्तान में कुछ खेल बिगाड़ने वालों का मूर्खतापूर्ण बयान युद्धग्रस्त राष्ट्र की शांति और स्थिरता के लिए उसके समर्थन को प्रभावित नहीं करेगा। डॉक्टर मोईद यूसुफ की टिप्पणी अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के एक हालिया ट्वीट के संदर्भ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।